सभी का नमस्कार। 9वीं सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा के अंदर यूरोप में समाजवाद का समर्थन इस बिंदु का अध्ययन किया था। आज की हमारी कक्षा में नया बिंदु है रूसी क्रांति। सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि रूसी क्रांति क्या है, और जो ये शब्द है रूसी, रूसी यानी रूस। रूस एक देश है, जैसे भारत हमारा देश है, रूस भी एक देश है। और रूस देश के अंदर जो क्रांति हुई थी, जनता के द्वारा जो आंदोलन हुआ था, उसे रूसी क्रांति कहते हैं। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी और इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो 1917 की अक्टूबर क्रांति यानी रूसी क्रांति जब हुई थी, तो रूस की सत्ता, यानी रूस की सत्ता से मतलब यानी शासन, तो रूस के अंदर उस समय राजतंत्र का शासन था, यानी राजाओं का शासन था। और जब ये क्रांति हुई थी तो राजाओं के शासन को समाप्त करके, वहां के राजतंत्र को समाप्त करके, वहां के समाजवादी समूह के लोगों ने उस सत्ता के ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है ना, जिसका मतलब है कि समाजवादी विचारधारा को मानने वाले, ऐसी सोच रखने वाले लोगों के समूहों ने, वहां की जनता ने रूस की सत्ता पर समाजवादियों का शासन स्थापित कर दिया। समाजवादी जो लोग थे ये साम्यवादी विचारधारा से संबंधित थे, और यह विचारधारा ऐसी थी जिसमें समाज के अंदर सभी वर्ग के लोग समान हैं, विशेष तौर पे आर्थिक रूप से सभी लोग समान हैं। ठीक है ना, और सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें कोई भी अमीर नहीं है, कोई भी गरीब नहीं है। ठीक है ना, जिसमें सभी लोग आर्थिक रूप से व अन्य रूप से समान माने जाते हैं। ऐसी विचारधारा के लोगों ने इस क्रांति के माध्यम से रूस की सत्ता पर कब्जा कर लिया। एक प्रकार से रूस के ऊपर समाजवादी शासन की स्थापना हो गई। आगे हमारा बिंदु है वो हमें ये कहता है कि फरवरी 1917 में जब ये क्रांति हुई थी, तो फरवरी 1917 में इस क्रांति के बाद में राजशाही यानी राजतंत्र का पतन हो गया, जो मैंने अभी आपको बताया। यानी राजतंत्र का पतन यानी उसका अंत हो गया। और अक्टूबर की घटना यानी अक्टूबर की जो क्रांति है, उसके बाद में जो परिणाम निकला उसको अक्टूबर क्रांति कहते हैं। अगर यहाँ पे हमको प्रश्न पूछा जाए कि अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं, तो यहाँ पे उसका उत्तर होगा कि फरवरी 1917 में राजशाही का पतन यानी अंत होना, और अक्टूबर की घटनाओं यानी अक्टूबर की क्रांति की घटनाओं को अक्टूबर क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो बिंदु थे जो हमें बताते हैं कि अक्टूबर क्रांति क्या है, और अक्टूबर क्रांति के कारण से किस प्रकार रूस की सत्ता पर यानी राजशाही का जो शासन था, राजाओं का जो शासन था, उसके ऊपर किस प्रकार समाजवादी विचारधारा के समूह के लोगों का शासन स्थापित हो गया। लेकिन हमारा जो आगे का बिंदु है रूसी साम्राज्य 1914। 1914 यहाँ पे समय है, और यहाँ पर समय था क्रांति का 1917। ठीक है, तो 1917 से पहले का समय है 1914। और जब ये 1914 का जब समय था, तब रूस के अंदर विशाल रूसी साम्राज्य फैला हुआ था, यानी राजशाही शासन चलता था। लेकिन इसके बाद में क्रांति हुई थी। लेकिन इस क्रांति से पहले रूसी साम्राज्य कैसा था, तो उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। रूसी साम्राज्य जो 1914 का था, उस समय यह रूसी साम्राज्य बहुत विशाल था, जिसमें हम देखेंगे कि 1914 में रूस के पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय राजा का शासन था। राजा जो था 1914 में जार निकोलस द्वितीय उसका नाम था, और उसका रूस के पूरे साम्राज्य पर अधिकार था, शासन था, और उसका साम्राज्य बहुत विशाल था। मॉस्को जो है यह रूस की राजधानी है। आज भी वर्तमान में रूस देश की राजधानी मॉस्को है, और मॉस्को के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे, आसपास के क्षेत्र का मतलब है यानी मॉस्को के आसपास जितने भी छोटे छोटे देश थे, जैसे कि फिनलैंड है, लातविया है, पोलैंड है,
ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे देश थे जिनके ऊपर रूसी साम्राज्य का अधिकार था, यानी जार निकोलस द्वितीय का शासन चलता था। और इस प्रकार हम समझते हैं कि रूस का साम्राज्य बहुत विशाल था 1914 में, लेकिन बाद में जब क्रांति हुई तो धीरे धीरे रूस की सत्ता पर समाजवादियों का कब्जा हो गया। तो ये हमारा बिंदु था। और ये जो यहाँ पे जो देश दिए हुए हैं जिसके ऊपर रूस के साम्राज्य का अधिकार था, जैसे फिनलैंड, लातविया, पोलैंड आदि जो देश थे, ये सारे छोटे छोटे देश जो है रूस के साम्राज्य के अधीन थे और उसका एक प्रकार से अंग थे। तो इन सभी देशों के बारे में मैं आपको जानकारी एक मानचित्र के माध्यम से दूंगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि मानचित्र में जो ये देश है वो कहां पर स्थित है जिनके ऊपर रूस के साम्राज्य का अधिकार था। आइए हम देखते हैं। सभी का नमस्कार। आपको ये मानचित्र दिख रहा है, ये हमारा विश्व का मानचित्र है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि रूस, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं रशिया, ये आपको दिख रहा होगा। नीचे जो है ये हमारा भारत देश है, ये आपको दिख रहा होगा इंडिया, और इसके ऊपर चाइना है, और चाइना के ऊपर यहाँ पे मंगोलिया है, और मंगोलिया के ऊपर हम देखेंगे तो ये जो बड़ा क्षेत्र दिख रहा है ये पूरा रूस है। ये रूस देश है, RUSSIA, रशिया जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये रूस देश हैं। और ये जो रूस देश हैं तो 1914 में रूसी साम्राज्य जब यहाँ पर स्थापित था रूस में, तो उस समय रूसी साम्राज्य न केवल जो पूरा रूस देश है उसमें फैला हुआ था, बल्कि जो यूरोप के छोटे छोटे देश हैं उसके अंदर भी रूसी साम्राज्य का अधिकार था। तो कौन से छोटे देश हैं जिनको अभी हमने देखा है वीडियो में, तो आइए उन देशों के बारे में जानते हैं कौन से यूरोपीय देश हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पोलैंड जो है ये रूसी साम्राज्य का अंग था। और पोलैंड के अलावा आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है ये लिथुआनिया है, ये लातविया है, ये एस्टोनिया है, और उसके ऊपर देखेंगे तो ये फिनलैंड है। ये सारे जो देश हैं ये रूसी साम्राज्य में शामिल थे। ठीक है ना। ये जो आपको दिख रहा है, मैं आपको बड़ा करके बता रहा हूँ, ये पोलैंड है, आपको दिख रहा होगा ये पोलैंड है, ये पोलैंड का भाग है, ये भी शामिल था। ठीक है, ये लिथुआनिया है, ये लातविया है, ये एस्टोनिया है। ठीक है, उसके ऊपर ये फिनलैंड है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे देश थे जो रूसी साम्राज्य में फैले हुए थे और ये रूसी साम्राज्य का अंग थे। तो ये हमारा मानचित्र है जो हमें बताता है कि रूसी साम्राज्य कितना विशाल था और रूस भी जो है ये कितना बड़ा देश था। और इस प्रकार हमें ये पता चलता है कि रूसी साम्राज्य कितना विशाल था। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी कक्षा में आगे के बिंदु कौन से हैं। मानचित्र को समझने के बाद में आप सबका दोबारा स्वागत है। हमने रूसी साम्राज्य 1914 का ये बिंदु जो है हमने समझ लिया था। अब रूसी साम्राज्य 1914 के इसी बिंदु में आगे का जो बिंदु है कि रूस जो देश है, रूस देश में ऑर्थोडॉक्स चर्च के ईसाई समुदाय को मानने वाले लोग रूस में ज्यादा थे। और ये ऑर्थोडॉक्स ईसाई चर्च जो था, यानी हम कह सकते हैं कि ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय को मानने वाले जो लोग थे ये ग्रीक देश से संबंधित थे। और ये ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है इसकी एक शाखा थी जिसका नाम था ऑर्थोडॉक्स, यहां पे लिखा हुआ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ठीक है ना, ये इसकी शाखा है ऑर्थोडॉक्स चर्च की जो ग्रीक में थी। ठीक है ना, ये इसका एक भाग है। तो हम कहेंगे कि ऑर्थोडॉक्स जो यहाँ पे दिया हुआ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, इस समुदाय को मानने वाले लोग जिनकी संख्या रूस में सबसे ज्यादा थी, यानी सबसे ज्यादा बहुमत था। ठीक है ना, इस समुदाय को मानने वाले लोग ज्यादा थे रूस में। ये भी ईसाई धर्म है, लेकिन ये ईसाई धर्म का एक समुदाय है। ठीक है, दूसरा जो समुदाय था वो था कैथोलिक, और उसके अलावा प्रोटेस्टेंट ईसाई समुदाय। ठीक है ना, ये सब ईसाई समुदाय। ठीक है ना, 1, 2 और 3। इसके अलावा मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग भी थे और बौद्ध धर्म को मानने वाले कुछ लोग भी थे।
रूस के अंदर। ठीक है, इस प्रकार रूस में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग भी थे और ईसाई समुदाय को मानने वाले यानी ईसाई धर्म को मानने वाले 1, 2 और 3 प्रकार के समुदाय थे। लेकिन सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग ज्यादा थे। आइए हम समझते हैं कि जो ये समुदाय है ऑर्थोडॉक्स, ये है क्या। यहां पे हम देखेंगे ऑर्थोडॉक्स जो है रूसी ईसाई समुदाय है, जिसको हम क्या कहते हैं, रूसी ईसाई समुदाय, जो ऑर्थोडॉक्स चर्च का एक क्या है, भाग है, उसकी शाखा है जो ग्रीक में है। ये मुख्य रूप से ग्रीक में है, ठीक है ना। और रूस में इसको मानने वाले लोग हैं जिनको हम कहते हैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, और ये रूस का ईसाई समुदाय है और इनकी संख्या ज्यादा है। और जो इनका सर्वोच्च धार्मिक नेता है, यानी जो ये ईसाई समुदाय है ऑर्थोडॉक्स, ठीक है ना, इसका सबसे बड़ा जो नेता है वो मॉस्को यानी रूस की राजधानी, मॉस्को का मुख्य पादरी है, यानी मॉस्को जो रूस की राजधानी है, ठीक है ना। तो मॉस्को का एक चर्च है, उस चर्च का ये मुख्य पादरी है जो रूसी ईसाई समुदाय का नेतृत्व करता है और इसको मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। हम इसको और आगे समझते हैं कि ऑर्थोडॉक्स जो समुदाय है जिसमें रूसी ईसाई समुदाय को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं, इस ऑर्थोडॉक्स समुदाय को कम से कम रूस में 67% लोग मानते हैं, यानी 67% जनसंख्या इस ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय को मानती है, इस ईसाई समुदाय के नियमों को मानती है, ठीक है ना। और ये जो समुदाय है ये इटली, यहाँ पे इटली एक यूरोपीय देश है और इसकी राजधानी है रोम। तो इटली की राजधानी रोम के कैथोलिक ईसाई समूह, यानी इटली की राजधानी रोम, और रोम के अंदर आप देखेंगे कैथोलिक ईसाई समूह को मानने वाले लोग ज्यादा हैं, और इस ईसाई समूह से ये ऑर्थोडॉक्स समुदाय अलग है, ठीक है ना। यानी ये ऑर्थोडॉक्स समुदाय और यहाँ पे दिया हुआ कैथोलिक ईसाई समूह, ये दोनों समूह जो हैं ये अलग अलग हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ये कैथोलिक ईसाई समूह है यह मुख्य रूप से इटली के रोम में पाया जाता है, यानी वहां पर इसका मुख्य शाखा है, ठीक है ना। तो हम आगे इसको और समझने का प्रयास करेंगे कि कैथोलिक ईसाई समुदाय के जो लोग हैं ये भी ईसाई समुदाय है, ये भी ईसाई धर्म को मानता है, लेकिन इनके नियम अलग है। तो कैथोलिक ईसाई समुदाय के जो लोग हैं ये इटली की राजधानी रोम, जो मैंने अभी आपको बताया, ये इटली की राजधानी रोम, और वहां पर एक क्षेत्र है, या हम कह सकते हैं छोटा सा शहर है जिसको वेटिकन सिटी कहते हैं। और वेटिकन सिटी में इस समुदाय, ठीक है ना, समुदाय कौन सा, जो आपके सामने है कैथोलिक ईसाई समुदाय, इस समुदाय को एक प्रकार से मानने वाला या इनका सबसे बड़ा धर्माध्यक्ष या सबसे बड़ा नेता कह सकते हैं, धर्म का नेता, जिसको कहते हैं पोप, ठीक है ना। इस पोप के बनाए नियमों को सभी लोग मानते हैं, जिनको कैथोलिक ईसाई समुदाय के लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे दो समुदाय हैं, ऑर्थोडॉक्स जिनको मानने वाले सबसे ज्यादा लोग रूस में हैं, और कैथोलिक जिसको मानने वाले सबसे ज्यादा लोग रोम यानी इटली देश में है, और एक छोटा सा क्षेत्र वेटिकन सिटी जहां पे इसका धर्माध्यक्ष रहता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में हम आगे की बिंदु को देखेंगे कि प्रोटेस्टेंट ईसाई समुदाय। अभी ये जो आपके सामने बिंदु है जिसमें लिखा है प्रोटेस्टेंट ईसाई समुदाय, यानी ये भी ईसाई धर्म को मानने वाला एक समुदाय है, ये तीसरा समुदाय है। मैंने आपको ऊपर बताया था यहाँ पर कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। तो हमने ऑर्थोडॉक्स पढ़ लिया, फिर उसके बाद में कैथोलिक समुदाय पढ़ लिया, अब तीसरा है ईसाई समुदाय प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट ईसाई समुदाय जो है यह रोमन कैथोलिक का विरोधी माना जाता है, यानी रोमन कैथोलिक जो ईसाई समुदाय है ये इसका विरोधी है, ठीक है ना। और इन दोनों के नियम बिल्कुल अलग अलग हैं, और ये बाइबल शास्त्र में विश्वास करता है। कौन? प्रोटेस्टेंट, यानी प्रोटेस्टेंट ईसाई समुदाय के जो लोग हैं वो इनके धर्म ग्रंथ बाइबल को मानते हैं, ठीक है ना, उसके नियमों को मानते हैं और उसमें विश्वास करते हैं। लेकिन रोमन कैथोलिक जो है
ठीक है ना, इसको मानने वाले जो लोग हैं रोमन कैथोलिक ईसाई समुदाय के लोग, ये बाइबल को नहीं मानते, ये अपने ईसाई धर्म की परंपराओं को मानते हैं। तो इस प्रकार हमने यह समझने का प्रयास किया कि रूस के अंदर ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय के लोग जो हैं उनको मानने वालों की संख्या ज्यादा है, फिर उसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाई समुदाय के लोगों की भी संख्या थोड़ी थोड़ी है, और मुस्लिम और साथ में बौद्ध धर्म के लोग भी हैं। सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय रूस में ज्यादा है, जिनका 67% आंकड़ा है, ठीक है ना। और फिर हमने इन जो ये समुदाय है ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, इन तीनों समुदाय के बारे में हमने परिचय भी प्राप्त किया, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने आज की कक्षा में यह समझने का प्रयास किया कि 1917 की अक्टूबर क्रांति क्या है, और अक्टूबर क्रांति के बाद में किस प्रकार समाजवादियों का शासन स्थापित हुआ, ठीक है ना। इस क्रांति से पहले रूसी साम्राज्य कितना विशाल था, और रूसी साम्राज्य के बाद में हम देखते हैं कि उसमें ईसाई धर्म को मानने वाले 3 समुदाय जो हैं, जो आपके सामने ऑर्थोडॉक्स, और दूसरा कैथोलिक, और तीसरा है प्रोटेस्टेंट, ठीक है ना, इनका परिचय हमने यहाँ पे प्राप्त किया। तो ये थे हमारी आज की कक्षा। आगे के बिंदु को हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।